अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज ओ लेवल मैथमेटिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के सिलसिले में आज एक और एक्सरसाइज लेके आए हैं। ये चैप्टर 5 चल रहा था, उसका आखिरी सेक्शन है एग्ज़ाम स्टाइल क्वेश्चंस का, और इस सिलसिले में हम जो है वो आज इसकी सारे जो क्वेश्चन हैं इनको अटैम्प्ट करके देखेंगे कि कैसे सॉल्व होंगे। हम कोर्स कंप्लीट करने के लिए ऑड्री सिम्पसन की बुक यूज़ कर रहे हैं, उसका चैप्टर 5 एंड पे है, तो उसी सिलसिले में हम यहाँ तक पहुँचे हैं। लेट्स स्टार्ट। मेक एस दी सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला पी इज इक्वल्स टू एस टी माइनस क्यू। बहुत आसान सवाल है। इसके अंदर जो है वो आपको हम्म, आपको जो है वो पहले क्यू को इधर लाना पड़ेगा, पी माइनस क्यू इज इक्वल्स टू एस टी हो जाएगा, फिर टी आके इधर डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, तो एस सब्जेक्ट बन गया। सॉल्व द इक्वेशन। इसके अंदर जो है वो इधर जाएगा, 7 माइनस से प्लस हो जाएगा, फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा, इसका आंसर निकाल लीजिएगा। अब कह रहे हैं कि बी इवेल्यूएट करें, यानी बी की वैल्यू निकाल लिए आप। जबकि ए की वैल्यू दे दी, सी की वैल्यू दे दी, एम की वैल्यू दे दी, तो इनकी वैल्यूज़ पुट कीजिए और आंसर निकाल के देखिए। रीअरेंज द फार्मूला टू मेक सी द सब्जेक्ट, ये भी आप कर सकते हैं। पहले यहाँ से एम इधर जाएगा तो बी अपॉन एम हो जाएगा, फिर यहाँ से ए इधर जाएगा, सी को सब्जेक्ट बनाना है ना, यस। ए इधर जाएगा, तो ए जब इधर जाएगा तो ए माइनस हो जाएगा, तो बी अपॉन एम माइनस ए इज इक्वल्स टू माइनस सी। अब माइनस सी तो नहीं चाहिए, हमें सी चाहिए, तो हमें दोनों साइड को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो सब कुछ माइनस हो, यानी सबके साइन रिवर्स हो जाएंगे, तो ए जो है वो प्लस हो जाएगा और ये माइनस में आ जाएगा, तो ए माइनस बी अपॉन एम इज इक्वल्स टू सी बन जाएगा। इसका एक और तरीका भी था। दूसरा तरीका क्या हो सकता था? दूसरा तरीका ये हो सकता था कि मुझे जब पता है कि सी के साथ माइनस लगा है तो मैं सी को उधर ले जाऊँ, बाकी चीज़ों को इधर ले आऊँ, तब भी वही आंसर आ जाता। यानी क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि बी इज इक्वल्स टू एम ए माइनस सी में से पहले मैं एम को इधर लेके आया, तो बी अपॉन एम हो गया ए माइनस सी। ठीक है, अब मैं ब्रैकेट ख़त्म हो गया क्योंकि ज़ाहिर है इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। अब मैं सी को इधर ले आऊँ, सी प्लस बी अपॉन एम इज इक्वल्स टू ए, फिर बी अपॉन एम को इधर ले आऊँ, ए इज इक्वल्स टू सी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी अपॉन एम। ऐसे भी हो सकता था। ठीक है जी। अच्छा, मैं कुछ चाहता ये हूँ कि आप लोग वीडियो इस तरह से देखें कि आप लोग पहले अपने क्वेश्चन सॉल्व करें, फिर इसका क्वेश्चन मेरा सोल्यूशन देखें कि आपको आपका सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, इससे कि आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी होगी। द टर्म टू टर्म रूल फॉर अ सीक्वेंस इज मल्टीप्लाई द प्रीवियस टर्म बाय 3 एंड सब्ट्रैक्ट 1। Multiply the previous term by 3 and subtract 1. The first three terms in this sequence are 1, 2 and 5. Write down the next two terms in this sequence. Okay. अब देखें, अगर आप इसकी बात करें, मल्टीप्लाई द प्रीवियस टर्म, अगर फर्स्ट टर्म को देखते हैं, मल्टीप्लाई इट बाय 3 विच इज इक्वल्स टू 3 एंड देन सब्ट्रैक्ट 1 विच इज इक्वल्स टू 2, अगली टर्म आ जाती है। तो अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 ज़ा 6, और उसमें से 1 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो अगली टर्म क्या होगी? इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला पार्ट हुआ 5 इंटू 3 माइनस 1 विच इज़ 14, और उससे अगली टर्म 14 इंटू 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 42 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 41। अच्छा, मैं ज़रा शॉर्ट कर रहा हूँ, सारे स्टेप्स फॉलो नहीं कर रहा, तो आप लोग इसका ख्याल रखिएगा कि एक बार स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा। तो दोनों टर्म्स क्या हैं ये हमने मालूम कर ली। अब अगला सवाल पूछ रहे हैं, nth टर्म ऑफ अ सेकंड सीक्वेंस इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन 4n माइनस 3। ये एक nth टर्म की इन्होंने दे दी वैल्यू। ठीक है, अब पूछ रहे हैं फाइंड द नंबर इन द सीक्वेंस दैट इज क्लोजेस्ट टू 150। वो नंबर बताइए जो 150 के क्लोजेस्ट है। अब एक तो बेसिक लॉजिक ही आपको बता रही है, 4 टाइम द n है, और माइनस सी तो बहुत छोटी सी टर्म है ना, असल तो 4 टाइम दी n है। 4 टाइम दी n का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यहाँ पे 10 लिखूंगा तो आंसर 40 आएगा, 40 में से 3 माइनस करें तो चलें 37 आ गया। तो अगर मैं यहाँ 100 लिखूंगा तो 400 आएगा, अगर मैं यहाँ 50 लिखूंगा तो 200 आएगा, क्योंकि मुझे पता है जो भी नंबर मैं यहाँ लिखूंगा उससे 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आंसर आएगा। तो बहुत आसान है, 150 को 4 से डिवाइड कर लूँ मैं, तो देख लूँ कि क्या आंसर आता है करीब तरीन। ठीक है, एक रास्ता ये है, 150 डिवाइड बाई 4, 4 3 ज़ा 12, बचा 3, 0 उतारा, 4 7 ज़ा 28, और बचा 2, तो डेसिमल लगा के आप इसको 37.5 कर सकते हैं।
तो 37.5 से मल्टीप्लाई होगा 4, तो 150 आएगा। ठीक है, बात समझ आती है कि अगर मैं 4 इंटू 37.5 करूँ तो 150 आता है। चाहिए क्या हमें? नंबर इन दिस सीक्वेंस दैट इज़ क्लोजेस्ट टू 150। ओके, तो अगर मैं 37.5 तो कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि सीक्वेंस इस तरह चल रही है कि या तो मैं 37 लिखूँगा या 38 लिखूँगा। तो ये तो मैं करीब तरीन तो निकाल चुका हूँ। अच्छा, 38 इंटू 4 करते हैं तो ये बनता है 4 12 13 14 142। 142 माइनस 3 किया तो ये आ गया आपका, अभी भी 150 से दूर है। तो यूँ हम करीब करीब तलाश कर सकते हैं इसमें से। अच्छा, यही मैंने गलती कर दी कि ये 32 था तो ये 152 हो गया। यस। तो कम बैक टू द क्वेश्चन, पहले हमने क्या कहा कि जो आंसर चाहिए ना, आंसर को डायरेक्टली 4 से डिवाइड कर लो। क्यों? क्योंकि 4n है। 4 से डिवाइड करके मैं देख लिया कि अगर मैं 37.5 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा 150 आ जाएगा, 150 के करीब कुछ आ जाएगा। लेकिन 37.5 कर नहीं सकते, तो 37 करेंगे या 38 करेंगे। तो चूँकि मुझे पता है कि -3 होना ही है, तो मैं 38 से करके देखा, 38 से किया तो 152 आ गया, विच इज़ करेक्ट, क्योंकि -3 होगा तो 149 आ जाएगा, विच इज़ क्लोजेस्ट टू 150। ठीक है, तो 159 इसमें एक ऐसी टर्म है जो कि आ सकती है। ये आंसर हो गया। The nth term of a different sequence is given by the expression this square sequence है। Write down the first 4 terms in this sequence। First का मतलब है कि 1 डालेंगे, 1 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 1 1 प्लस 1 2। फिर 2 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 4 प्लस 1 5। तो 3 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 9 प्लस 1 10। फर्स्ट कितनी लिखनी थी? राइट डाउन द फर्स्ट 4। ओके, फिर 4 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 16 प्लस 1 17। ठीक है, 2 5 10 17। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं। Hence write down an expression in terms of n for the nth term of the following sequence। nth term की सीक्वेंस बनाए। पहले तो देखें कि जंप कितने का है, 3 का, 5 का और 5 6 7 8 का, नहीं सॉरी 7 का। 3 5 और 7। तो जंप्स बढ़ते जा रहे हैं, हर दफ़ा जंप पहले से बड़ा हो रहा है, लेकिन हर जंप के दरमियान गैप सेम है। तो हम ये बता सकते हैं कि ये स्क्वायर्ड सीक्वेंस है। ठीक है, तो जैसे हमने ये दो बातें चेक की, हमने कहा n की पावर 2। सही है। अब हमने कहा कि अगर n की वैल्यू 1 होगी, फर्स्ट टर्म निकालेंगे, तो फर्स्ट टर्म n की वैल्यू 1 होगी, 1 का स्क्वायर किया तो 1 आ जाएगा, लेकिन फर्स्ट टर्म 0 है। तो ये हासिल करने के लिए इसमें से 1 माइनस करेंगे हम। अब चेक करते हैं कि क्या हम सही जगह पहुंच गए, नहीं पहुंच गए। आसान है, मैं थर्ड टर्म निकाल के चेक कर लूँ। थर्ड टर्म जो है वो n की जगह मैं पुट करूँगा 3, 3 की पावर 2 माइनस 1। तो 3 3 ज़ा 9, 9 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 8। यस, हमने सही फार्मूला निकाल लिया। दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर द nth टर्म। सही है जी, ये हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं सॉल्व द इक्वेशन। ये आसान है, 4 इधर चले जाएगा, 3 फिर नीचे से डिवाइड कर देगा, ये आप खुद कीजिए। ये भी आसान है, पहले 5 को यहाँ ले जाएंगे, 25 हो जाएगा, फिर 1 इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा तो 24 हो जाएगा। ठीक है, दिस इज 13। 5 5 तो 25 हो जाएगा, फिर 1 माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 24। फिर है जी नंबर 3। इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा ओपन करने के बाद 3 2 6 जी हो जाएगा, ये माइनस 7 से 21 हो जाएगा। ठीक है, फिर -2z, फिर माइनस माइनस प्लस 2 3 6 इज इक्वल्स टू -9। बस अब z से z सॉल्व कर लें, ये 4z हो जाएगा। 21 उधर ले जाएं, 6 उधर ले जाएं तो ये -9 -6 प्लस 21, इसको रिजॉल्व कर लें, फिर 4 से डिवाइड कर दें, ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, आपको प्रोसेस समझा रहा हूँ और उसको आखिर में बस कैलकुलेट आप खुद कर लीजिए। अच्छा, आगे चलते हैं। वर्ड प्रॉब्लम है, डोनर सेंट अ पोस्ट कार्ड।
P postcards and Q letters to her friends. Total number of postcards and letters she sent was 12. Write down the equation in P and Q. भाई postcard जितने भेजे और letters जितने भेजे वो मिलाए प्लस किए तो 12 बनते हैं. ये बन गई इक्वेशन इतनी आसान. A stamp for postcard cost 25 cents and a stamp for letter cost 40 cents. She spent 375 cents on a stamps altogether. Write down another equation in P and Q. देखें एक पोस्ट कार्ड की 25 हैं तो P पोस्ट कार्ड के P मल्टीप्लाई बाई 25 प्लस Q पोस्ट कार्ड के Q लेटर्स के 40 सेंट्स पर लेटर है तो Q मल्टीप्लाई बाई 40. ये सब मिला लिया कि इतने लेटर भेजे हर इतने पोस्ट कार्ड भेजे, हर पोस्ट कार्ड 25 सेंट का था, इतने लेटर भेजे, हर लेटर 40 सेंट का था. इनके आंसर्स निकाल के आपस में ऐड कर दिया और इस सबको ऐड किया तो आंसर आ रहा है, बता रहे हैं कि 375. ये सेकंड इक्वेशन बन गई. थर्ड है सॉल्व दीज इक्वेशंस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q. अब क्या है, साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं. P प्लस Q इज इक्वल्स टू 12 एंड 25P प्लस 40Q इज इक्वल्स टू 375. अब या तो P को 25 बना दें या Q को 40 बना दें. 40 है ये, ठीक है. तो हम ऐसे करते हैं 25 बना देते हैं. 25 बनाना आसान है. इसको 25 से मल्टीप्लाई बाय 25 कर देते हैं इस वन इक्वेशन को. तो 25P 25Q और 12 इंटू 25 हो जाएगा 300. जब ये दोनों आ गए, दोनों में सेम P हो गया तो सब्ट्रैक्ट 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. माइनस 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 लगता है, ये कट जाएगा. 25 में से 40 माइनस करें 15 बचता है. और चूँकि माइनस में है, बड़ा है, तो -15Q बचेगा इज इक्वल्स टू 300 में 375 करें -75 बच जाएगा. दोनों तरफ माइनस हो तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाता है. सिर्फ दो टर्म्स हों और उनमें माइनस लगा हुआ तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाता है माइनस से माइनस. अच्छा जी, Q इज इक्वल्स टू 75/15. बहुत आसान है, ठीक है. तो आंसर आ रहा है 15 6 आर 75. Q इज इक्वल्स टू 6. जब Q आ गया आपके पास, उसकी वैल्यू आप P में डाल दीजिए. पहली इक्वेशन आपके पास थी जनाब P प्लस Q इज इक्वल्स टू 12, यही थी ना. इसमें आप डाल दीजिए वैल्यू. अच्छा, मैंने कुछ गलती की है. आंसर 5 है ये. भाई क्या हो गया, कभी कभी हो जाता है. 15 5 से 75 होता है. अच्छा जी, Q की वैल्यू डाल दीजिए इसमें. P प्लस Q की वैल्यू 5 है इज इक्वल्स टू 12. Q वहाँ चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा. P इज इक्वल्स टू 12 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 7. P इज इक्वल्स टू 7 सेंट्स. सेंट्स नहीं, लेटर्स, सॉरी. इतने इतने पोस्ट कार्ड्स और इतने लेटर्स. ठीक है जी, ये हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. इसको ज़रा साफ कर दें. न्यू पेज ले लेते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14. पूछ रहे हैं S इज इक्वल्स टू 1/2 A प्लस बी. एवेल्यूएट वन N की वैल्यू दे दी, A की वैल्यू दे दी, B की वैल्यू दे दी, तो S की वैल्यू निकाल लीजिए पुट करके और फॉर्मूले को रीअरेंज कीजिए कि B सब्जेक्ट बन जाए. तो पहले ये इधर चला जाएगा 2/NS हो जाएगा. फिर सब्जेक्ट B को बनाना है तो A उधर चले जाएगा -A इज इक्वल्स टू B. पूरा कर ही दिया मैंने. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये गया गायब हुआ, ये आ गया सामने. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है आई थिंक. यस, ये है जी. सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन. या y से y के लिए सॉल्व कर दें, सब्ट्रैक्ट करें इसको, y से y कट जाएगा. 2x इज इक्वल्स टू आ जाएगा आंसर, तो उससे पूरी सॉल्व कर लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 16 है. सेंटीग्रेड का फार्मूला है, मतलब फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड करना है. कैलकुलेट C व्हेन f इज इक्वल्स टू -4. यहाँ पे -4 वैल्यू डालिए और पूरा आंसर निकाल लीजिए. एक्सप्रेस f इन टर्म्स ऑफ C. अब इसको उलट करना है तो बहुत आसान है. पहले 5/9 इधर जाएगा, C इंटू 9/5 हो जाएगा इज इक्वल्स टू f माइनस 32. फिर 32 उधर चले जाएगा, C इंटू 9/5 प्लस 32, ठीक है, इज इक्वल्स टू f. आसान था ये भी.
राइट डाउन द नेक्स्ट टू टर्म्स इन द सीक्वेंस 20, 16.5, 13, 9.5, 6। तो ये कैसे निकालेंगे आप? पहले जो है वो 4 का फ़र्क आया, नहीं 3.5, 3.5 का फ़र्क आया। फिर 16.5 से 16 तक माइनस करते हैं, 13 तक माइनस करते हैं तो 16.5 माइनस 13, फिर वही 3.5 का फ़र्क आया 3.5 का। तो हर दफ़ा 3.5 का फ़र्क आ रहा है। 13 में से आप माइनस कर दें 9.5, फिर 3.5 का फ़र्क आ रहा है। तो 3.5 का फ़र्क आ रहा है। तो और 3.5 कम कर लीजिए नेक्स्ट टू टर्म निकालने के लिए। तो 6 में से 3.5 माइनस कीजिए, ये आ जाएगा 2.5। फिर 2.5 में से माइनस 3.5 कीजिए तो आ जाएगा -1। तो ये नेक्स्ट टू टर्म्स आ गई। राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एंड फॉर द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अब ये एक सीक्वेंस है, इसमें 3 का फ़र्क आया, 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 हर दफ़ा 3 का जंप ले रहा है, तो 3n हो गया। अब पहली टर्म देखिए क्या, अगर हम यहाँ पे 1 लिखते हैं, फर्स्ट टर्म लिखते हैं, तो यहाँ पे 3 इंटू 1 करते हैं तो 3 आता है, लेकिन हमारी पहली टर्म 3 नहीं है, पहली टर्म 1 है। 3 को 1 करने के लिए क्या करेंगे? -2। ठीक है, ये कर लिया हमने। अब टेस्ट कर लेते हैं इसको। ये nth टर्म का फार्मूला हो गया हमारे हिसाब से। टेस्ट करते हैं फोर्थ टर्म के लिए। फोर्थ टर्म इज इक्वल्स टू 3 इंटू 4 माइनस 2, 4 3 12 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 10। क्या फोर्थ टर्म 10 है? यस। तो ये फार्मूला सही है हमारा। द nth term for sequence is 4 upon n square. Write down the first 3 terms of the sequence. पहले 1 लिखिए, 4 सॉरी पहले 1 लिखिए तो 4 अपॉन 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 1 इज़ 4। फिर सेकंड टर्म होगी 4 अपॉन 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टू द 4 इज इक्वल्स टू 1। फिर 4 अपॉन 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 9। फिर इसको आप सॉल्व कर लीजिए, मतलब वैसे ही सॉल्व से नीचे क्या जाएगा। और फिर 4 अपॉन 16 स्क्वायर 16 स्क्वायर 4 स्क्वायर सॉरी 4 स्क्वायर 16, 4 1 4 4 4 16 1 अपॉन 4। तो यूँ आप सारी टर्म्स लिख सकते हैं। द kth टर्म इन द सीक्वेंस इज 1 अपॉन 100, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो ये भी आसान है, इसमें भी कोई मसला। फरमा ये रहे हैं कि इसी सीक्वेंस में, ये सीक्वेंस हमने बनाई है, कहाँ गई? 4 अपॉन एन स्क्वायर। 4 अपॉन एन स्क्वायर की सीक्वेंस में एक टर्म है जो कुछ आगे जाके आएगी, kth टर्म है, और उसकी वैल्यू आ रही है 1 अपॉन 100। तो बताइए उसका n क्या है? ठीक है, किस नंबर पे 1 अपॉन 100 आएगा? तो बहुत आसान है, 100 को इधर ले जाएं, n को उधर ले जाएं। तो 4 इंटू 100 इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर। 400 इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर। अंडर रूट लेते हैं तो हमें पता है कि 20 इंटू 20 इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर। अंडर रूट लिया तो ये n इज इक्वल्स टू 20 आ गया। ठीक है जी, ये भी हल हो गया। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। ये आप खुद कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि y को 2y बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें इस वाली को, तो ये माइनस पहले ही है, फिर ऐड कर दीजिएगा, ये सॉल्व हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 है, द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग अ कोलिजन इज गिवन बाय फार्मूला दिस। गिवन दैट, अब सारी वैल्यूज दे दी, m दे दी, v दे दी, u दे दी और t दे दी। आप f की वैल्यू निकाल लीजिए, तो बहुत आसान है, पुट करके निकाल लीजिएगा। और रीअरेंज करना है इसको फॉर m, तो ये आसान है, लेकिन मैं आपको कर देता हूँ। f इज इक्वल्स टू एम वी माइनस एम यू अपॉन टी। पहले t इधर चला जाएगा, f इंटू टी इज इक्वल्स टू, अब m इन दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं, v माइनस यू, क्योंकि m अकेला करना है ना हमें, तो हमें इसमें कॉमन निकालना पड़ेगा। ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। एफ टी अपॉन वी माइनस यू इज इक्वल्स टू m, निकल आया जी। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 20 का ए और बी दोनों समझा दिए मैंने आपको, सही है। अब क्या रह गया हमारे, गालिबन लास्ट क्वेश्चन है। यस, लास्ट क्वेश्चन है। इसमें एक सीरीज़ बनाई हुई है आपको, एक सीक्वेंस दी हुई है इन्होंने, एक ट्राइंगल का डब्बा। यूजिंग दिस टाइप्स ऑफ ट्राइंगल विच इज इन द शोन बिलो, द ट्राइंगल आर ग्रे वाइट और ब्लैक। ग्रे वाइट, ग्रे वाइट ब्लैक, ग्रे वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ग्रे। ओके, जो वाइट और ब्लैक हैं वो तो पूरे पूरे हैं,
और जो ग्रे है वो हाफ हाफ सा लग रहा है देखने में, ऐसे ही बस। तो द टेबल शोज द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ ट्राइंगल यूज इन द डायग्राम। तो पहली डायग्राम में एक दो ग्रे हैं, एक वाइट है, कोई ब्लैक नहीं है। फिर चार ग्रे हैं, चार वाइट हैं, दो हैं, फिर छः, इस तरह से सीक्वेंस बढ़ती जा रही है। तो आगे पूछ रहे हैं कंप्लीट द टेबल फॉर द डायग्राम। तो दो चार छः, तो खुद ब खुद 8 और 10 हो जाएगा। 1 4 9, 3 का डिफरेंस इसमें आया, फिर इसमें डिफरेंस 3 का नहीं आया, 4 फिर 5 का आ गया। तो अगला डिफरेंस कितना आएगा, ये तो हमने देख लिया कि दो दो का जंप है, सेम जंप है, तो हमने मार लिया। यहाँ पे 3 का जंप है, यहाँ पे 5 का जंप है, तो स्क्वायर टर्म है। 1 1 1, 2 2 4, 6 6 9, 4 4 16, वैसे तो हमें पता ही है। तो इस तरह से ये 16 हो जाएगा, ये 5 5 25 हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहीं निकालेंगे कैसे, तो वही वाला फॉर्मूला है n की पावर 2, क्योंकि स्क्वायर टर्म ऐसे ही निकलती है। जब जब डिफरेंस बढ़ता हुआ हो और हर दफ़ा सेम अमाउंट से बढ़ रहा हो, तो ये यानी 2 से बढ़ रहा है, तो ये स्क्वायर टर्म होती है। पहली टर्म डाल के देखते हैं, n की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर 1 आता है, तो ये एग्जैक्टली यही फार्मूला है nth टर्म का। तो कौन सी टर्म चाहिए आपको, फोर्थ टर्म चाहिए, तो 4 का स्क्वायर कर लें, 4 4 16। 5 टर्म चाहिए, 5 का स्क्वायर कर लें, 5 5 25। ब्लैक ट्राइंगल जो है वो पहले 2 का फ़र्क आया, फिर 4 का फ़र्क आया, तो ये फ़र्क भी बढ़ता जा रहा है। तो ये भी इसका मतलब है कि स्क्वायर टर्म है। तो n की पावर 2 कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, अच्छा वैसे तो आप ये निकाल भी सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 12 हो रहे हैं। इससे क्या हो गया कि थोड़ा सीक्वेंस का आपको और क्लियर आइडिया हो गया कि 2 का फ़र्क आया, 4 का फ़र्क आया, 6 का फ़र्क आया, और हर दफ़ा सिमिलर अमाउंट से बढ़ रहा है। स्क्वायर टर्म है, ठीक है। फर्स्ट टर्म लेकिन क्या है, मज़ेदार बात यह है कि फर्स्ट टर्म 0 है। तो n स्क्वायर करते हैं, अगर हम 1 की वैल्यू निकालते हैं फर्स्ट टर्म की, तो 1 स्क्वायर इक्वल 1 होता है, जबकि इसका आंसर 0 आ रहा है, तो -1 करके देखते हैं। तो क्या इससे हमारा मसला हल हो रहा है, लेट्स सी। अब जब हम सेकंड टर्म निकालते हैं, तो 2 स्क्वायर -1 इज़ 4 -1 3 आते हैं, जबकि यहाँ 2 आ रहा है। वो फर्स्ट टर्म में से तो 1 माइनस होना चाहिए था, सेकंड टर्म में से 2 स्क्वायर में से 2 माइनस होना चाहिए था, थर्ड टर्म में से 3 3 9, इसमें से 3 माइनस होना चाहिए था, फोर्थ टर्म में से 4 4 16, इसमें से 4 माइनस होना चाहिए था। इसका मतलब है हर दफ़ा वो माइनस होना चाहिए था जो टर्म का नंबर है। दिस मीन्स कि हम फॉर्मूले को और बेहतर कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, कि ये हो सकता है एन स्क्वायर माइनस एन, ये है nth टर्म। लेट्स ट्राई। फर्स्ट टर्म निकाली, 1 स्क्वायर -1 इज इक्वल्स टू 0, बिल्कुल सही आ गया। सेकंड टर्म निकाली, 2 स्क्वायर -2 इज इक्वल्स टू 2 4 -2 2, बिल्कुल सही आ गई। थर्ड टर्म निकाली, ये सब कुछ करके नहीं दिखाना होगा, मैं सिर्फ प्रूफ कर रहा हूँ आप लोगों को। 3 3 9 -3 इज इक्वल्स टू 6। फोर्थ टर्म निकाली, 4 4 16 -4 इज इक्वल्स टू 12। फिफ्थ टर्म निकाली तो 5 5 25 -5 इज इक्वल्स टू 20। अच्छा है नहीं यहाँ पे, अच्छा ये कॉलम भरना भी नहीं था वैसे, फोर्थ कॉलम तक भरना था। ठीक है, तो एक्स वाई जी की आपको वो निकालनी है, nth टर्म निकालनी है। तो देखें जी का तो मैंने निकाल दिया, अब आप निकाल लीजिए एक्स का। सेम सेम जंप हो रहा है, 2 4 6 8, तो 2n हो गया। फर्स्ट टर्म जो है वो 2n है, जब 1 डाला तो 2 आ गया, जब 2 डालेंगे तो 4 आ जाएगा खुद ब खुद इसमें। तो ये x का हो गया, x की nth टर्म। और y की nth टर्म, y की nth टर्म कैसे निकलेगी, देखें 3 5 7, तो स्क्वायर वाला फार्मूला है। तो हमने कहा n स्क्वायर, और चेक किया, फर्स्ट में 1 डाला तो 1 1 1 आ गया, ठीक है। सेकंड में डाल के देखा 2 2 4 आ रहा है, तो यस। तो एक्स की nth टर्म का ये फार्मूला है, वाई की nth टर्म का ये फार्मूला है, और जी की nth टर्म का ये फार्मूला हमने निकाल लिया। तो जी सारे सवाल सॉल्व हो गए, चैप्टर 5 ख़त्म हो गया, और अब चैप्टर 6 शुरू करने की बारी है। तो प्लीज़ जल्दी से इसको कंप्लीट कीजिए, ताकि हम चैप्टर 6 शुरू कर लें। जब तक मैं अपनी अगली वीडियो बनाता हूँ, तब तक आप इसको कंप्लीट भी कर लें, और अपना बहुत सारा ख्याल भी रखें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।